यहाँ पर तिलक नगर सेंटर है हमारा, जो यहाँ पर सभी बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं। आज ये सेंटर अगर हम लगा लें इसको तो दिल्ली में नंबर 1 पे आते हैं दिल्ली वॉरियर्स टीम। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अपनी बिटिया को बेटा ही मान के इसको इस चीज़ में आगे बढ़ावा दिया और इस चीज़ के लायक के भाई अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो सके, क्योंकि आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। संजय सर, आपका वन डोजो में स्वागत है। तो हम लोग आपके पास बहुत जद्दोजहद से घूमते फिरते आपके पास आए हैं और पूछते हुए आए हैं यहाँ पर भीड़ भड़के में। आप यहाँ पर एक कराटे स्कूल भी हो सकता है और जो कि फ्री में सिखाता है। सो दोस्तों, जितने भी वन डोजो आप देख रहे हैं, तो आपको मैं एक ऐसा अजीबोगरीब इंस्टीट्यूट दिखा रहा हूँ जो कि बच्चों को फ्री में कराटे सिखाते हैं। ऐसा क्या है संजय सर, क्या सच में आप बच्चों को फ्री में कराटे सिखाते हैं? जी, आपने सही सुना है। यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा प्लेयर आकर ट्रेनिंग कर सकता है, नो चार्ज। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आप फ्री में सिखाते हैं तो ये आप अपना घर का खर्चा और ये सब कैसे चलाते हैं? यहाँ पर तिलक नगर सेंटर है हमारा, जो यहाँ पर सभी बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं। अपना रोज़ी रोटी के लिए हमारे दूसरे सेंटर्स हैं, वहाँ उन पर हम लोग डिपेंड है। जैसे शालीमार बाग में है, रोहिणी में है, तो और मैं खुद स्कूल में भी मैं जॉब करता हूँ कराटे इंस्ट्रक्टर का ही, तो वहाँ से थोड़ा बहुत चल जाता है। यहाँ के बच्चों से आपका क्या ऐसा लगाव है जो आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पर फ्री सिखाऊंगा? देखिए, 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न सबसे बड़ा यही था कि भाई मैं खुद यहीं से बिलोंग करता हूँ, मेरा बाई बर्थ यहीं से हम लोग। और जब हम लोग ट्रेनिंग क्या करते थे तो हमारे पास भी पैसा होता नहीं था। हमको जो हमारी टीम थी उसके अंदर हमारे टीचर ने कुछ बच्चों को हम ट्रेनिंग कराया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग किया था। और फिर जब हम लोग उस लेवल पे आए तो हमारे खुद अपने बच्चों के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू किया था। तो अब अपने बच्चों से कैसे चार्ज करें, फिर संख्या बढ़ती गई और आज ये सेंटर अगर हम लगा लें इसको तो दिल्ली में नंबर 1 पे आते हैं दिल्ली वॉरियर्स टीम। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जहाँ भी जाइए दिल्ली वॉरियर्स टीम का बड़ा दबदबा रहता है। तो ये जो दिल्ली वॉरियर्स है, ये आपने बनाया, अब इसकी फाइनेंस कैसे होता है? ये बच्चे अपने यूनिफॉर्म, और ये आपने बोला जैसे कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, तो ये तो बड़े एक्सपेंसिव इनके यूनिफॉर्म्स, और जो इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के चैंपियन हैं बच्चे, वो तो ग्लव्स भी बहुत महंगे पहनते हैं। तो ये कहाँ से अरेंज हो पाता है आपके पास? जी हाँ, थैंक्स टू दिल्ली गवर्नमेंट के वो लोग पहले से 3-4 साल से तो बहुत अच्छा पीक पे आ गया है। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अरेंज हो गया है। तो पिछले 5 साल से 2015 से दिल्ली में जो टॉप टीम्स हैं उनके अंदर हमारी टीम आती है जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हमने 2015 में स्कॉलरशिप लिया था तो लगभग 1,60,000 के अराउंड था। फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ के 8 लाख हो गया और 2018 में वो 16 लाख तक पहुंच गया, 16,10,000। और फिर लॉकडाउन के लिए जब लॉकडाउन हो गया 2020 में तो हम लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था स्कॉलरशिप के लिए, और जो स्कीम था वो प्लान प्रोग्रेस दिल्ली गवर्नमेंट का जो है, उसमें हमारे 8 बच्चों का नाम आ गया। तो वो स्कॉलरशिप बढ़कर लगभग 23 लाख तक पहुंच गया। अभी हमारे फिर से मॉनिटरिंग सिस्टम जो, उसमें हमारे 11 बच्चों का नाम अभी चल रहा है। और एक ईयरली स्कॉलरशिप जो फेडरेशन की तरह के जो बच्चे स्टेट लेवल पर खेल के मेडल करते हैं और ओपन नेशनल चैम्पियनशिप में जो मेडल करते हैं, उनको भी अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने स्कॉलरशिप लिया है। वो अराउंड 1,10,000 के आसपास वो एक अलग से अमाउंट था। सर संजय सर, मैं इस सब चीज़ को काट के ये पूछना चाहता हूँ कि आपने टोटल अभी तक पिछले 3 या 4 वर्षों में कितना स्कॉलरशिप का पैसा इकट्ठा कर लिया है? या लिया होगा आपने गवर्नमेंट से? मैंने कोई इकट्ठा नहीं किया। बच्चे अपना हार्ड वर्क करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है और बच्चे उसी से वो थोड़ा बहुत अपना घर में भी खर्चा करते हैं और उसी से बच्चे अपना इक्विपमेंट वगैरह लेके उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्कॉलरशिप कितनी इकट्ठी हो, मतलब आपने उन बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप दिलवाई? आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस ईयर 23 लाख नियरली, लास्ट ईयर 16,10,000, उससे पहले 8 लाख। 40 से 50 लाख पिछले 3 साल में आपने इन बच्चों को दिलवाया जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं बच्चे। तो इनके पेरेंट्स को कितना अच्छा और क्या गर्व महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छा काम करा और पेरेंट्स आपको आके
धन्यवाद बोलते हैं? जी एक्चुअली जब जहाँ पर हम बैठे हैं ये बिल्कुल एकदम लो रैंक का है। यहाँ के लोगों का अभी उतना कोई ख़ास बाहर पर इनको वैल्यू थी नहीं। हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पर, और स्ट्रगल के टाइम पे कंडीशन ये थी कि जो मैट बच्चे खेलते हैं जिस पे, वो मैट हमारे पास था नहीं। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जो सनशाइन खान से हम लोग जुड़े हुए हैं, सनशाइन खान पे हमने एक रिक्वेस्ट लेटर लगाया। तो जो हमारी फ़र्स्ट हेल्प थी हमारे सनशाइन खान हेड जो गुड़गांव से हमको मिला था, तब हमने पहली बार मतलब लगभग 3 से 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों को एक मैट का अरेंज किया था, और 26 मैट लगभग आए थे। तब हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ कराटे गेम्स के लिए हुआ था, और मैं आपको बताया था वो दोनों ने पहली बार में ही पहले स्ट्राइक में मेडल कर लिया था, पंकज एंड अजय कुमार। और अजय कुमार ने फिर आगे जाके WKF के लिए क्वालिफाई किया, वर्ल्ड प्रीमियर लीग खेलने गए, और इंडिया के दूसरे तीसरे प्लेयर बने जो वर्ल्ड रैंकिंग 11 जिनकी आ गई। तो उनको भी फिर नेक्स्ट ईयर जाके गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिला। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वन डोजो पे आप जैसे कोच को लेके आ रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट टाइम और ऐसे ही लेके आऊँगा, क्योंकि अगर आपको लगता है आपके पास टैलेंट है, आइए करिए। पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप अभी जितना अरेंजमेंट कर रहे हो, मैंने देखा वॉशरूम क्लीन नहीं है, इधर बहुत पार्किंग की प्रॉब्लम है और क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, मंदिर है, आप जब ये शादी होती है, फंक्शन होता है, तो आपको ये हॉल खाली करना पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं आगे फ्यूचर में? मुझे लगता है कि शायद आपको कोई और हेल्प चाहिए गवर्नमेंट के अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे इतने जद्दोजहद करते हैं, जो 4, 5, 6 लाख रुपए उनको साल का मिलता है, वो बेचारा अपने ऊपर ही अपनी पढ़ाई पे, अपने इक्विपमेंट पे, अपने खाने पीने, अपने डाइट पे लगा देते हैं। मुझे लगता है कि हमारे को इस ट्रेनिंग फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर बढ़ाना तो चाहिए, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि मैं भी यहीं से निकला हूँ, तो उस वक्त भी फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों की शुरू से ख़राब है। हम लोगों का बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। अभी हम लोग गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी जब हम लोग क्या करते तब नहीं थी। अभी जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं वो पिछले मान लेते 7-8 साल से ही है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स लगा लो। उससे पहले तो बच्चों के लिए कुछ था नहीं। और हम लोगों ने 8-9 साल के बाद ब्रेक देने के बाद 2013 नवंबर से कराटे में बैकअप किया। 1 ईयर हम लोग रूल्स वगैरह सारे अपडेट किया, अपने आप को अपडेट किया। फिर हमने 2014 से पहली बार टीम को स्टैंड करना शुरू किया था, और फर्स्ट अप्रोच में ही हमारे बच्चों ने स्कूल गेम्स में मेडल किए, कॉमनवेल्थ मेडल किए, और जो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था जिससे सब लोग चौंक गए थे कि दिल्ली स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का जो इवेंट होता है कैट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारे यहाँ से 11 बच्चों ने गोल्ड किया था। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी। उस वक्त कंडीशन ये थी कि हम लोग सब इमोशनल हो गए थे। आपने शालिनी को क्या सोचकर आपने उसमें भेजा कि ये मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करें? हमने सोचकर भेजा कि हमारी बच्ची आगे बढ़े खेल कूद में और अपने लाइफ बनाए। तो आपको कैसा लगता है कि आपकी बच्ची आज स्टेट चैंपियन है, और उसके बाद आपने देखेंगे कि अभी आज भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है इन्होंने, तो आपको कैसा फील होता है कि देख के? बहुत अच्छा। आगे आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं इनसे? क्या सोच के रखा है कि आपने इसके लिए कुछ ऐसा इंटरनेशनल मेडल लेना चाहेंगे या फिर ओलंपिक में खिलाने चाहते हैं? अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी सब कुछ हमको मिलेगा तो हम मना थोड़ी करेंगे। जो इनके पापा जी क्या करते हैं? काम करते हैं बस। क्या काम करते हैं सर? अरे सर नीचे क्यों कर रहे हैं, बताइए। कंपनी में है। कंपनी में क्या काम करते हैं? कोई बात नहीं, बताइए हमें। तो अच्छी बात है, कंपनी में है तो छोटी मोटी सूटकेस कंपनी है। आप अपनी बेटी के ऊपर विश्वास कीजिए, शायद ये कल आपको गर्व कराएगी। विश्वास है सर, तभी तो हम डाले, जहाँ जाती है वहाँ से जीत के आते। मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि भाई हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग इतना हाई लेवल पे जा सकते हैं। वो हार्ड वर्क था कि भाई उस वक्त तो शायद स्कॉलरशिप भी हमारे पास था नहीं, हम लोगों ने अप्लाई ज़रूर किया था, और हमारे बच्चे का सिलेक्शन आ गया था कि कॉमनवेल्थ जाना उसको इंडोनेशिया खेलने के लिए, WKF लीग खेलने के लिए इंडोनेशिया जाना है, और एक्सपेंसेस लगभग 80,000 रुपये था। बट आप जान के हैरान होंगे हमारे पास वो 80,000 रुपीज़ था नहीं। उसके लिए हम लोगों ने फिर जहाँ पर हमारा ये लोकल एरिया, वहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको बोला, समाज जो यहाँ पर एक लोकल समाज है हम लोगों ने उससे अप्रोच किया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बोला, तो टोटल हमने ऐसे कलेक्शन करके
वो बच्चे को आप समझ सकते हैं जब WKF खेलने जा रहा है, WKF के लिए आपको अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, वो कुछ नहीं था हमारे पास। हम लोग तो वही छोटा सा 400-500 रुपये वाला शीन ले आया करते थे, वही 3-4 बच्चे शेयर किया करते थे। तो आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई, और शायद ये मैं आपको रिवील कर रहा हूँ सबके सामने, कि संजय सर ने एक टाइम पे कराटे लाकर छोड़ दिया था और वो मेट्रो में 4,600 रुपये का मंथली वो एक नौकरी में लग गए। ये ऐसा क्या हुआ, आपने वो नौकरी ली और आज देखिए आप कितने अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। पर आज मुझे हमें ये बताइए, वो आप 4,600 रुपये की नौकरी क्यों कर रहे थे वो आप? वो टाइम और क्यों करनी पड़ी? याद ना दिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फैमिली कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि अब आपको पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और जो स्पोर्ट्स कंडीशन ख़राब थी, काफ़ी कुछ था नहीं, तो वो सब चीज़ें करके फिर मैं जॉब पे लगा था। और वहाँ पर बहुत छोटी जॉब थी, आप समझ सकते हैं, एक स्टेशन कंट्रोल पे 4600 रुपीज़ सिर्फ मिलता था, और वो भी अगर हम एक दिन ना जाएं तो कट जाया करता था। तो मैं वो उसमें फैमिली चलाने के लिए उस 4600 को थोड़ा पहुंचाने के लिए मैं ओवर टाइम क्या करता था। कंडीशन ये हो जाती थी कि मैं कभी कभी तो 2 दिन तक अपने घर नहीं आया करता था। सिर्फ 4600 रुपये 4600 रुपये के के लिए ऐसा लिए। होता था कि आप 2 दिन तक घर नहीं पहुंचते थे? क्योंकि 4600 रुपये में कुछ नहीं होता। मुझे मेरा टारगेट था कि मैं 4600 को 10,000 तक ले जाऊँ। देखिए 10,000 रुपीज़, अब आज हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही जाते हैं तो कोई भी ओपन इवेंट के अंदर हम लोग प्राइज़ मार लेते, लेकिन उस वक्त 10,000 रुपीज़ के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। ये 2008 की ये मैं आपको बता रहा हूँ। पर आपने तो कराटे करा था, पर आपने पहले कराटे क्यों छोड़ा और अब दोबारा कराटे में कैसे आए? उस वक्त जब हम कराटे कर रहे थे तो शायद हम लोग बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर थे, बट हमारे जो ऊपर सिस्टम था उसने कभी इंट्रोड्यूस कराया नहीं। वो लैक ऑफ नॉलेज अब मुझे पता नहीं हमारे कोचेज़ को थी या उनके ऊपर जो सिस्टम था उनको थी। तो अभी जब मैं मेट्रो में था तो मैं, क्योंकि ब्लड में तो कराटे था ही, हमने 15-16 साल बड़े हार्ड वर्क से किया, 12-12 घंटे प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने। और वो भी उस वक्त जब इक्विपमेंट तो थे ही नहीं, सब कुछ ग्राउंड पे हुआ करता था। फिर 1-2 लोग मिले तो उन्होंने बोला कि यार आप लोगों ने इतना सब कुछ किया हुआ तो आप ट्राई करें। इवन कि मेरे बच्चे भी मुझे बोला करते थे, पापा आपके बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी है, घर में जो मेडल्स थे, जो ट्रॉफीज़ थी, जो हमने एज मेमोरीज़ हमने संभाल के बेड में रख दिए थे, कभी कभी खुलती थी वो क्लीनिंग के लिए होली दिवाली पे, तो बच्चे देखते तो बोलते थे पापा हमको भी कराटे सिखाओ। बट मैं 7-8 साल तक तो मैं अपने बच्चों को चुप करता रहा। बट फाइनली मेरी बच्ची वो पीछे पड़ गई, नहीं अब हमको करना ही है। वो उस वक्त 10 ईयर्स के आसपास हो गई थी। तो मैंने पहली बार फिर अपने बच्चों को स्टार्ट कराया था कराटे, मेरी बेटी और मेरी भतीजी को। तो वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। उसके बाद हमारे पास 2-3 बच्चे बहुत अच्छे आ गए। उनमें जो मैंने बताया अजय कुमार था, आरती बहुत बड़ा नाम रही है कराटे का, दिल्ली कराटे में। बरखा थी, दीपिका भी नेशनल बॉक्सर भी रही है। और पंकज हैवी वेट चैम्पियन, +84 का चैम्पियन रहा है। आज भी +84 की चैम्पियनशिप हमारे पास ही है। पोस्ट में जाए, अच्छा है, फ्यूचर बनेगा, आगे देश का भी नाम रोशन करेगा, माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, अपने गुरु का भी नाम रोशन करेगा, अपनी कॉलोनी का भी नाम रोशन करेगा। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे। आपका अपना प्रोफेशन क्या है? जैसे कि अभी ये तो स्पोर्ट्समैन है, तो आप क्या करते हैं? सर हमारा प्रोफेशन कुछ नहीं है, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सो अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने अचीवमेंट्स बताइए कि आपने पिछले 3 साल में क्या अचीव किया है? सर 2017-18 में नेशनल गोल्ड है दिल्ली में, फिर इंदौर में, और उसके बाद जबलपुर में 3 साल के नेशनल मेडल जी कराटे के, और उसके बाद स्टेट के जी। और इंजरी की वजह से कैड के बाद मैं काई नहीं खेल पाया था। इंजरी की वजह से मेरे पैर में मांस फट गया था, तो उस वजह से मैं खेल नहीं पाया था। तो उसके लिए दोबारा से प्रैक्टिस चल रही है। नेक्स्ट मंथ ही हमारी कैड की वो है दोबारा सिलेक्शन, उसके बाद दोबारा नेशनल खेलना। आपकी एज कितनी है? जी अभी तो 18 है। 18 साल के हो। तो अगले 5-6 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? जी सर मैं CRPF में चाहता हूँ अपने आप को। मुझे मानना है कि जो ये सर हमारे संजय सर जो आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, इनका बहुत इसमें योगदान है। बच्चों को आगे ले जाने के, इनकी कामयाबी के में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हाथ है, हम चाहते हैं कि आगे और भी लेके जाए
और बच्चों को कामयाब करें। तो ये एक सफ़र रहा जो बहुत स्ट्रगल के बाद कभी कभी हम सोचते हैं तो हम अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो टाइम इतना ख़तरनाक था जब कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। इवन के एक आज आपके पास पूरा सपोर्ट है और हमारा भी वन डोजो का भी पूरा सपोर्ट है, और आपके पास आज उस पार्क से लेके आज आपके पास मंदिर में एक हॉल में आपके पास है। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको हेल्प चाहिए, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये हेल्प वहाँ तक पहुँचे। कोई कंपनी रहे या कोई भी स्पॉन्सर हमको मिल सके जो इन बच्चों के लिए हेल्प कर सके। जहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट फ्री एज ए कोच सिखा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा इनके साथ भी हाथ बढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। सो वन डोजो के लिए यशपाल सिंह कलसी, संजय मेहरोल के साथ थैंक यू सो मच। वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड सून।